The subtropical jet stream over North India has split. Now, this is about to give birth to the pre-monsoonal thunderstorms, and let's understand how do these thunderstorms actually form. पूरे थंडरस्टॉर्म के मैकेनिज्म को प्रॉपर डिस्कस करेंगे एंड वील सी व्हाट ऑल फैक्टर्स लीड टू देम. पूरे इंडिया में इस टाइम पर प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स किस किस फैक्टर से आएंगे, किस एरिया में कब कहां हीट वेव आएगी, एंड वील अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हेन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन आल्सो फॉर्म. हम ये भी देखेंगे कि उसके बाद हमारा सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का बर्थ कब हो सकता है, राइट. सो वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि which thunderstorm can give birth to a tornado as well. Prime focus over here is going to be on pre-monsoonal thunderstorms. So आप अभी देख सकते हैं that although ये split हमारा इस टाइम नॉर्थ इंडिया पे स्टार्ट होना चाहिए था, but due to the ongoing wars, the split has actually begun over the Middle East, right? Nevertheless, इंडिया के ऊपर भी ये स्प्लिट का इफेक्ट आने वाला है एंड वी आर ऑल अवेयर कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे हमारे जो एक वार्म एयर मासेस बन रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल राइट नाउ कि हमारे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम स्प्लिट हो चुकी है एंड इसका यहां पर क्रेस्ट बना हुआ है वर्टिकल मियांडरिंग का, यहां पर ट्रफ बना हुआ है. सो वी कैन क्लियरली सी कि आज बिहार असम वाले एरिया में हीट वेव्स चल रही हैं. दिस इज लाइव राइट नाउ एंड विच इज वाई यहां पर बड़ा पावरफुल वार्म एयर मास बनेंगे. नाउ वील अंडरस्टैंड what all factors will lead to pre-monsoons over here, right? तो एक एक करके सारे फैक्टर्स समझते हैं. The first factor that you need to understand over here is that कि ये ट्रोपोपॉज का व्यू है. सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ट्रोपोपॉज के अलोंग एक कन्वर्जेंट विंड सिस्टम बनाती है. अपर एयर ऑफ हाइडले सेल, अपर एयर ऑफ फेरल सेल मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा, यहां पर अपर एयर कन्वर्जेंट विंड सिस्टम बनता है. अपर एयर कन्वर्जेंट विंड सिस्टम बनने की वजह से जब इसका ये मियांडर बनेगा, मियांडर के बीच में अपर एयर डाइवर्जेंस बन जाती है. सो यहां पर आप देख सकते हो कि अपर एयर डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बना हुआ है. अरेबियन सी में वार्म वाटर्स हैं, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बन रहा है, ऑलमोस्ट बनने वाला है एंड वार्म वाटर्स की कोई कमी नहीं है. अपर एयर डाइवर्जेंस बनी हुई है, देयरफॉर अरेबियन सी के ऊपर यहां पर थंडरस्टॉर्म्स अभी आ सकते हैं, राइट. दिस इज द फर्स्ट रीजन कि यहां पर हमारा रेनफॉल कैसे आएगी. ये सेम स्प्लिट अगर नॉर्थ इंडिया पे होता, जब आएगा, आने वाला है, इस रीजन की वजह से भी नॉर्थ इंडिया में प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म आएंगे. अभी मैं पहले सिर्फ रीजंस बता रहा हूं कि प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स कैसे कैसे आते हैं, बिकॉज मॉनसूनल रेनफॉल इज जो स्ट्रेटस क्लाउड, वो थंडरस्टॉर्म नहीं होते. विच इज वाई एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मॉनसूनल क्लाउड्स लैक थंडर बट प्री मॉनसून्स आर ऑलवेज थंडरस्टॉर्म्स. तो पहला रीजन क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का स्प्लिट होना, अपर एयर डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बनना, जो अपर एयर एग्जॉस्ट फैन का काम करेगा, नीचे से वार्म मॉइस्ट एयर राइज करेगी, पूरा मॉइस्चर नॉर्थ इंडिया के हमारे जितने रिवर बेड्स हैं, राइट. एंड बेसिकली ये चीज अभी जो अरेबियन सी पे हुई है नॉर्थ इंडिया पे आ जाएगी. दैट इज द फर्स्ट रीजन हाउ वी गेट प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स. ये सिस्टम हमारा हार्वेस्टिंग टाइम पर भी ओवरलैप करता है, तो इन थंडरस्टॉर्म्स को कालबैसाख भी बोल देते हैं नॉर्वेस्टर्स, राइट. अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया पे जहां जहां जाएगी, सबसे पहले अगर आप कुछ दिन देखो तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट प्रॉपरली नॉर्थ इंडिया के ऊपर थी, राइट. अभी स्प्लिट हुई है. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे जो हमारे सिंकिंग एयर है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के नीचे सिंकिंग एयर है, उसके नीचे वार्म एयर मासेस बन जाते हैं. वो वार्म एयर मास सिंकिंग एयर के नीचे ट्रैप्ड होते हैं, हाई प्रेशर में बनता है हमारा एयर मास. एंड बेसिकली जैसे ही जेट स्ट्रीम स्प्लिट करेगी, एज सून एज द जेट स्ट्रीम विल स्प्लिट, वो वार्म एयर मास राइज करेंगे. वार्म एयर मास राइज करते ही क्या होगा, थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन. विल टॉक अबाउट दैट, पूरा मैकेनिज्म अभी इसके बाद कराऊंगा. आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद कि थंडरस्टॉर्म्स का रीजन क्या क्या है. अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहां पर भी है, टेक्निकली जहां पर उसका ट्रफ बना हुआ है, वर्टिकल मियांडरिंग वाले, ये तो हॉरिजॉन्टल मियांडरिंग दिख रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मियांडरिंग. यहां पर उठ गई, इधर हमारी गिर रही है, तो यहां पर बड़ा पावरफुल वार्म एयर मास बन रहा है. आज की हीट वेव, कल का थंडरस्टॉर्म होएगा, राइट. तो जैसे ही ये जेट स्ट्रीम अब शिफ्ट करेगी, शिफ्ट होते ही वो वार्म एयर मास राइज करेंगे. जैसे ही शिफ्ट करेगी, दोज वार्म एयर मासेस आर आल्सो गोइंग टू राइज एंड ट्रिगर थंडरस्टॉर्म्स. तो पूरे नॉर्थ इंडिया में तीन रीजन की वजह से इस टाइम पर थंडरस्टॉर्म आते हैं. फर्स्ट रीजन क्या है कि यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो स्प्लिट हुई एंड ये अपर एयर डाइवर्जेंस हुई, इट विल गिव बर्थ टू थंडरस्टॉर्म्स. सेकंड रीजन, जहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोबारा गई, अब फॉर एग्जांपल यहां पेनिनसुलर इंडिया पे आ गई, तो इसके नीचे वार्म एयर मासेस बनेंगे. इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली, यहां पर हल्का सा क्रेस्ट है, यहां पर ट्रफ है,
तो ये आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स आज चल भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, अभी इस टाइम पे थंडरस्टॉर्म यहां चलने चाहिए, राइट। एंड बेसिकली यहां पर सेकेंड वार्म एयर मासेस बन रहे हैं, जैसी जेट स्ट्रीम हटेगी उठेगी उसके नीचे रेनफॉल होगी। द थर्ड रीजन फॉर प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स इज द आईटीसीजेड इटसेल्फ। पेनिनसुलर इंडिया पे वो हमारा आईटीसीजेड शिफ्ट हो चुका है, ये दिख रहा है हमारे को क्लियर लो प्रेशर, तो पेनिनसुलर इंडिया पे इस टाइम आईटीसीजेड आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू ट्रिगर द थर्ड सेट ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। सो तीनों रीजंस की वजह से पूरे इंडिया पे इस टाइम पर थंडरस्टॉर्म्स आते हैं एंड दे आर द प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अब ये क्या है, आईटीसीजेड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को पुश करती रहेगी एंड जहां जहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होएगी नीचे से वार्म एयर मास राइज करेगा, थंडरस्टॉर्म ट्रिगर करेगा। इसको आप अलग अलग नाम से बोल सकते हो, आईटीसीजेड भी राइज करती रहेगी, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि थंडरस्टॉर्म का मैकेनिज्म क्या है। आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर द लास्ट 3 years। नाउ एक चीज बड़े ध्यान से समझो, मैं पिछले 3-4 साल से थंडरस्टॉर्म टॉर्नेडोज का मैकेनिज्म करा रहा था। व्हाई? बिकॉज दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फेस लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि आज तक आया नहीं तो दोबारा नहीं आएगा, बट दैट इज नॉट हाउ यूपीएससी वर्क्स, राइट। 2024 का अगर आप मेन का एग्जाम देखोगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ थंडरस्टॉर्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्विस्टर्स। ट्विस्टर्स इज द अदर नेम फॉर यू कैन से टॉर्नेडोज इटसेल्फ। व्हाई? ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो गया है। यूपीएससी ऐसे नहीं चलती कि आज तक नहीं आया तो दोबारा नहीं आएगा। इफ एनी कॉन्सेप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट इट विल बी आस्क्ड, राइट। सो एक बार आराम से लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। सो थंडरस्टॉर्म को बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ वार्म सरफेस, राइट। तो हमारे पास सपोज दिस इज द वार्म सरफेस ऑफ द अर्थ, जो आप नॉर्थ इंडिया मान के चलो। एंड वार्म सरफेस क्यों चाहिए? क्योंकि वही कन्वेक्शन ट्रिगर करेगा। एंड यू नीड वार्म मॉइस्ट एयर, एयर भी वार्म होनी चाहिए एंड उसके अंदर नमी होनी चाहिए। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे वार्म एयर मासेस तो बन रहे हैं एंड वो वार्म एयर मासेस किसके ऊपर है? हमारे रिवर वाले एरिया पे, पूरे नॉर्थ इंडिया पे कैनाल्स, रिवर्स एंड ऑल, राइट। एंड विच इज वाई जैसे ही ये हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होएगी वो वार्म एयर मासेस जब राइज करेंगे वो मॉइस्चर भी उनके साथ राइज करेगा, राइट। सो जैसे ही वो वार्म मॉइस्ट एयर राइज करेगी इट विल फोर्स that warm moist air to rise, convection will force the warm moist air to rise and हमारा cumulus cloud formation start हो जाएगी। जब हमारा water evaporate हुआ it absorbed latent heat of vaporization, right। water liquid form से जब गैस में हुआ convert, उसने एनर्जी absorb की, that is called the absorbed latent heat of vaporization। लेकिन जब ये क्लाउड में कन्वर्ट होता है इट इज गोइंग टू कंडेंस, सो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विल बी रिलीज। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए एंड वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इट विल लूज एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, क्लाउड बनता है कंडेंसेशन से, उसने एनर्जी रिलीज करी। सो लॉट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विल बी रिलीज्ड विद इन द क्लाउड। क्लाउड फॉर्मेशन जब हो रही है तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। आराम से एक चीज को समझो, जब एयर राइज करेगी, यहां से सपोज एयर राइज करी, एयर राइज कैसे करिए? कन्वेक्शन, सरफेस गर्म हुआ, सरफेस वाली एयर कंडक्शन से पहले हीट होएगी, एक्सपैंड होएगी, थर्मल एक्सपेंशन, हर मॉलिक्यूल में एनर्जी ज्यादा आ गई, एक्सपेंशन की वजह से लेस डेंस होगी, लेस डेंस चीज राइज करेगी, राइट। जैसे ही ये एयर मूव करी इसने सरफेस पे कन्वर्जेंस ट्रिगर कर दिया, एयर मूव हुई, नीचे कन्वर्जेंस, ऊपर एयर मूव करी, ऊपर से डाइवर्जेंस। सो बेसिकली एयर राइज करेगी तो आसपास क्या क्रिएट होगा? एक सेल, राइट। सो दिस राइजिंग एयर ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू क्रिएट अ सेल अराउंड इट। हर क्लाउड के आसपास जो बन रहा है इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सेल अराउंड इट। ये सेल बनने की वजह से क्या होएगा? एयर पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव, पूरी एयर मूव कर रही है। नाउ व्हेन दैट वाटर वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस, वाटर वेपर गैस जब वापस लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, वो कैसे कन्वर्ट हुआ? उसने आसपास के मॉलिक्यूल्स को इंटरैक्ट करके एनर्जी पास कर दी। फॉर एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो एयर के, मैं वाटर वेपर मॉलिक्यूल हूं, वेपर के फॉर्म में हूं, मेरे में एनर्जी ज्यादा है एंड मैंने आपसे इंटरैक्ट किया, मैंने अपनी एनर्जी आप में पास करी, तभी मेरी एनर्जी कम होगी, मेरी एनर्जी कम होगी तभी तो मैं लिक्विड में कन्वर्ट हूंगा। अब आप में एनर्जी ज्यादा आ गई, नाउ यू आर वाइब्रेटिंग मोर। अब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लेटेंट हीट ट्रांसफर हो गई। अब ये हायर एनर्जी पार्टिकल्स इन सेल्स के अलोंग ट्रांसफर होंगे, विच इज वाई
जैसे जैसे क्लाउड बढ़ता जाएगा, मोर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विल बी रीसर्कुलेटेड। सरफेस पे तो वार्म मॉइस्ट एयर पहले ही थी, लेकिन ये रीसर्कुलेटेड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वापस से फिर से सेल में रीसर्कुलेट होगी। तो क्लाउड जैसे जैसे बनेगा, लेटेंट हीट उतनी ज्यादा रिलीज होगी, एंड देयरफॉर द लो प्रेशर कीप्स ऑन इंटेंसिफाइंग। इन शॉर्ट, बादल जब बढ़ना शुरू होता है तो बड़ी स्पीड से राइज करेगा। एक प्रॉपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऑलमोस्ट 900 मीटर्स पर मिनट की स्पीड पर राइज कर सकता है। सो विद इन 1 मिनट 1 किलोमीटर तक की हाइट का बादल बन सकता है। इट इज गोइंग टू रीच द ट्रोपोपॉज विद इन 15-20 मिनट्स। आप कह सकते हो कि इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के ऊपर ट्रोपोपॉज हमारा 13 से 14 किलोमीटर की हाइट पे बन जाएगा हमारा, एंड देयरफॉर वहां पर आपका क्या पहुंचने 15 मिनट में आपका पूरा थंडरस्टॉर्म, और यू कैन से नॉट थंडरस्टॉर्म, एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पूरा रेडी हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहां पे होएगा क्या। ये वार्म एयर राइज कर रही है, इसको हमने बोला कन्वेक्शन। वार्म पार्टिकल्स, वार्म एयर इज राइजिंग। इसमें है क्या, क्लाउड में दो चीजें हैं। हमारे लोअर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। बट अगर आप हाइट पे जाते हो, एट सम हाइट, व्हाट विल यू फाइंड, जहां पर टेम्परेचर 0 से कम हो गया, इट इज गोइंग टू बी प्योर आइस क्रिस्टल्स, राइट। तो आपका या तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या आइस क्रिस्टल्स हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के बियॉन्ड कंडेंसेशन हो रही है, डायरेक्ट आपकी आइस बन जाएगी, राइट। अब क्या होएगा, विद इन द क्लाउड समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। इस मैकेनिज्म में अब हम समझेंगे कि थंडर स्टॉर्म कैसे बन रहा है, ओले कैसे पड़ेंगे, गड़े, हेल बोलते हैं जिसको, राइट। विल अंडरस्टैंड स्क्वॉल क्या होता है, व्हाट इज अ डाउन बर्स्ट, बादल फटना किसको बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट किसको बोलते हैं, राइट। आंधी तूफान ही क्यों बोलते हैं, तूफान आंधी क्यों नहीं बोलते, आंधी अलग तूफान अलग क्यों नहीं बोलते। विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट राइट नाउ, आराम से समझेंगे। जब ये वार्म मॉइस्ट एयर राइज कर रही है, ये अपने ऊपर पूरे क्लाउड का ये मास होल्ड करके मेंटेन कर रही है। व्हाट इज द मास बीइंग हेल्ड बाय दिस राइजिंग वार्म एयर, ये जितने भी कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जितने भी हमारा आइस क्रिस्टल्स हैं, उनको होल्ड कौन कर रहा है, दिस राइजिंग वार्म एयर। सपोज मैंने नीचे पंखा लगा रखे, ऊपर छोटे छोटे पेपर के पीस मैंने फेंक दिए, पंखा उन पेपर को उड़ा के रख रहा है। सो कंसिडर इट लाइक दैट। जैसे ही इसने पुश किया, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, भारी हो जाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन करके भारी हो जाएंगे, वेट ज्यादा होएगा, गिरने लगेंगे। जब गिरने लगेंगे, जितना पंखे के पास हो गए, पंखे की फोर्स उतनी तेज लगेगी, कन्वेक्शन विल बी मोर पावरफुली फेल्ट। तो ये वाटर ड्रॉपलेट फिर से इट विल बी फोर्स टू राइज। जब ये राइज करेगा, इट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद मोर वाटर ड्रॉपलेट्स, हो सकता है कि और पानी से जुड़ जाए। इट इज गोइंग टू बी पुश टू हायर ऑल्टीट्यूड, ज्यादा हाइट पे पुश हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट के बियॉन्ड। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू आइस। अब ये फ्रीज हो गया, आइस क्रिस्टल बन गया, भारी होकर फिर गिरेगा नीचे। जब नीचे गिरेगा, अगेन इट विल इंटरैक्ट विद मोर वाटर ड्रॉपलेट्स। आइस क्रिस्टल के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आएंगी, उसके ऊपर कंडेंस हो गया, एक लेयर बन गई आइस की। और जब ये भारी आइस क्रिस्टल वापस नीचे गिरेगा, तो फिर से कन्वेक्शन से इंटरैक्ट करेगा, राइजिंग वार्म एयर से, बाहर की एक लेयर थोड़ी मेल्ट हो जाएगी। वार्म एयर पड़ रही है इसके ऊपर, बाहर की एक लेयर मेल्ट होगी, मेल्ट होते फिर से क्या होएगा, इट विल बी पुश्ड अगेन। जब भी आइस क्रिस्टल वापस पुश हुआ, तो इट विल इंटरैक्ट विद मिलियंस ऑफ मोर वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके आसपास थोड़ी थोड़ी और कंडेंसेशन होगी, आइस क्रिस्टल बढ़ जाएगा, और हाइट गेन करेगा, और आइस उस पर जुड़ेगी। सो देयरफॉर विद ईच ट्रिप वर्टिकली अपवर्ड उस पर नया शेल बन रहा है। जब नया शेल बनेगा, इट विल ग्रो बिगर। जब इट विल ग्रो बिगर, इट विल बिकम मोर हैवी, और नीचे गिरेगा। जितना नीचे आएगा उतने पावरफुल कन्वेक्शन से हिट होएगा। जब नीचे हिट करेगा वार्म एयर को, तो वार्म एयर क्या करेगी, एक लेयर इसकी फिर इवेपोरेट कर देगी, एंड दिस इज एन एंडलेस प्रोसेस। ये हेल बन रही है, ओले बन रहे हैं। ये उस द साइज ऑफ हेल विल डिपेंड अपॉन टू थिंग, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड द इंटेंसिटी, कितना पावरफुल कन्वेक्शन लग रहा है। सो जितना पावरफुल कन्वेक्शन लगेगा, उतने बड़े बड़े ओले बनेंगे। आराम से समझो, अरेबियन सी के ऊपर इस टाइम पर क्या बना हुआ है, अपर एयर डाइवर्जेंस, लाइक एन एग्जॉस्ट फैन। तो ये बड़ी पावरफुल वर्टिकल लिफ्ट है। एक तो नीचे भी वार्म मॉइस्ट एयर है अरेबियन सी की, वो अपने आप में बड़ी लेस डेंस है, राइज करेगी, वो अपने आप में थंडरस्टॉर्म बना सकती है। लेकिन ऊपर क्या है, बड़ा पावरफुल डाइवर्जेंस। वो पावरफुल डाइवर्जेंस क्या करेगी, इसको और स्ट्रॉन्ग कर देगी। जितना ये स्ट्रॉन्ग होएगा, उतने बड़े हेल बनेंगे। आइस का बेसिक टेक्सचर क्या है, ब्लू।
इवनिंग के आसपास लॉन्गर वेवलेंथ आती हैं, तो आपकी इवनिंग में सनसेट सनलाइट या चाहे सनराइज की हो चाहे सनसेट की हो, थंडरस्टॉर्म्स नॉर्मली इवनिंग के टाइम पे बनते हैं क्योंकि कन्वेक्शन आपका मोस्टली आफ्टरनून के बाद पीक करेगा एंड देयरफॉर यू कैन से ऑल दैट प्रोसेस। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जितना बादल में आइस कंटेंट होएगा उतना एक यूनिक फीचर आपको दिखेगा। सनसेट के यू कैन से अराउंड यू विल फाइंड लॉन्गर वेवलेंथ, रेड एंड येलो ऑरेंज आपको वेवलेंथ दिखती है स्काई में। तो जब वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ ब्लू पे हिट करेंगी, व्हेन येलो मीट्स ब्लू व्हाट कलर विल इट प्रोड्यूस? ग्रीन। सनलाइट की जो लॉन्गर वेवलेंथ आ रही है येलो एंड ऑरेंज, जब ये आपकी ब्लू क्रिस्टल्स पे हिट करेंगी द क्लाउड विल अपीयर ग्रीन। जिस थंडरस्टॉर्म में जितने ज्यादा ओले हैं, जितनी ज्यादा आइस है, जितने गड़े ज्यादा हैं, इट विल अपीयर ग्रीन। तभी दुबई थंडरस्टॉर्म जो आया था जिसमें क्लाउड बर्स्ट की बात की गई थी, इट अपीयर्ड ग्रीन, राइट? तो अभी वो चीज आने वाली है फिर से, हो सकता है अरेबियन सी पे बन जाए, फिर से पर्शियन गल्फ पे हो सकता है बन जाए फिर से, राइट? सो इवेंचुअली यहां पर अब हो क्या रहा है, इट इज नॉट ओनली वाटर ड्रॉपलेट्स जिसका मास इसने उठा रखा है, बहुत सारा हेल है। अब आई विल ड्रॉ हेल विद अ डिफरेंट कलर। सपोज ये हमारे सारे हेल पार्टिकल्स हैं। अब ये ओले जितने हैवी होते जाएंगे उतने ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे ना। अब इवेंचुअली दे स्टार्टेड विद अ बिगर जर्नी, धीरे धीरे भारी होते होते क्लाउड के बेस पर आ जाएंगे। एंड देयरफॉर अब क्लाउड के अंदर तीन चीजें इस राइजिंग वार्म एयर ने मेंटेन कर रखी हैं, लॉट ऑफ हेल ओले, लॉट ऑफ वाटर एंड अ लॉट ऑफ आइस क्रिस्टल्स, स्मॉलर वंस, राइट? इसके अलावा एक चौथी चीज और यहां पर क्रिएट हो रही है। व्हाट इज दैट? जब भी चाहे वाटर ड्रॉपलेट, चाहे सिंपल आइस क्रिस्टल या हेल वार्म एयर से इंटरेक्ट करेंगे, सम वेपराइजेशन विल टेक प्लेस। कुछ ना कुछ आइस वेपराइज हो जाएगी, कुछ ना कुछ वाटर वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्या है, वार्म एयर है। तो इवेंचुअली होएगा क्या, सम एयर फ्रॉम दिस रीजन विल एक्चुअली कूल डाउन। इस पूरे एरिया में क्या होएगा, जैसे ही वार्म एयर आएगी देयर विल बी सम इवेपोरेशन। पानी की बूंद इंटरैक्ट करी, इवेपोरेट होगी। आइस क्रिस्टल इंटरैक्ट किया, इवेपोरेट हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज रिमूव्ड। यहां से हीट निकलकर वाटर वेपर बन के क्लाउड के हायर रीचेस में जाएगा, यहां पर जाकर फिर से आइस क्रिस्टल में कंडेंस हो जाएगा। इन शॉर्ट, यहां पर आपकी एयर कूल हो रही है विद इन द कोर ऑफ द क्लाउड। अब टग ऑफ वॉर किसके बीच में है? राइजिंग वार्म एयर, लॉट ऑफ हेल ओले, लॉट ऑफ कोल्ड एयर, लॉट ऑफ वाटर एंड अ लॉट ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब इनके बीच में क्या चलता है? एक टग ऑफ वॉर। ये कब तक इस सारे के मास को मेंटेन कर पाएगा? इवेंचुअली क्या होता है, लेट मी टेक इट एज वन। अब मैं इस पूरे को एक यूनिट मान के चलता हूं, राइट? इस पूरे यूनिट में क्या क्या इंक्लूडेड है? ओले भी है, हेल भी है, वाटर भी है, कोल्ड एयर भी है एंड आइस क्रिस्टल्स भी हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? टग ऑफ वॉर, कि कौन किसको मेंटेन करे। इवेंचुअली एक टाइम आएगा व्हेन द इंटायर मास, ये पूरे सिस्टम का मास राइजिंग वार्म एयर से ज्यादा भारी हो जाएगा। तो अब क्या होएगा? बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज कॉल्ड अ डाउन बर्स्ट। एकदम से आपका क्या है, हैवी डाउनपोर। ये सारा कॉलम कोलैप्स होने में आपको कम से कम 10 मिनट लगते हैं। तो बादल फटने की जो एक्टिविटी है बेसिकली दैट विल लास्ट फॉर, क्लाउड बर्स्ट विल लास्ट फॉर अराउंड 10 मिनट्स, राइट? इसका एक थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं। वंस दिस डाउन बर्स्ट विल टेक प्लेस, एक फंडामेंटल चेंज आ जाएगा हमारे क्लाउड के बीच में। लेट मी एक्सप्लेन दैट। जब हमारा क्लाउड बर्स्ट हो गया, ऑल दैट मास ऑफ हेल, all that mass of ice, cold air is going to fall down. ये गिर गया नीचे, यहां पे क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो एक क्या बन गया? डाउन ड्राफ्ट्स बन गए क्लाउड के बीच में, राइट? सिंकिंग एयर बनी क्लाउड के बीच में, अब ये चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ डाउन ड्राफ्ट। क्लाउड के नीचे पहले क्या था? एक लो प्रेशर था, राइजिंग एयर थी। अब तो क्या है, बारिश पड़ेगी। कभी सुना आपने गरम गरम बारिश हुई? ऐसा तो नहीं होता ना। बर्फ पड़ी है आपकी, बर्फ इन द सेंस हेल, कोल्ड एयर, all of that will sink and spread. सरफेस के नीचे कन्वेक्शन खत्म। all of this is now going to be a divergent wind system. ये नीचे गिर गया ना सारा, all of this is going to sink and spread. ये कोल्ड एयर नीचे गिर के it is going to spread everywhere, right? जिस एरिया में कन्वेक्शन लग रहा था, सबसे पावरफुल लो प्रेशर तो क्लाउड के नीचे ही था।
अब तो वहां पर क्या आएगा, कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर, हेल सब गिर गया नीचे। अब नीचे का कन्वेक्शन खत्म, आसपास में किसी एरिया में सबसे पावरफुल लो प्रेशर होएगा। सपोज ये वो अभी भी वार्म एयर थी, वार्म सरफेस था, अब वो कन्वेक्शन यहां से चैनलाइज होएगा। नीचे वाला एरिया तो कूल हो गया, अब आसपास में जो भी वार्मेस्ट एरिया था वहां का कन्वेक्शन इसके अंदर पुल इन होएगा, राइट। तो अप ड्राफ्ट्स और डाउन ड्राफ्ट्स बाइफरकेट हो जाएंगे। एंड क्लाउड के नीचे सिंकिंग एयर बन गई, इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर डाइवर्जेंट विंड सिस्टम। जहां पे कन्वेक्शन लग रहा है अब आगे, व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली अ लो प्रेशर। तो जब हमारा डाउन बर्स्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, क्लाउड के अक्रॉस एक प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, जिसकी वजह से बादल अब चलना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट टू मूव। लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स कि अब यहां होएगा क्या। ये जितनी सिंकिंग कोल्ड एयर है ये दोनों तरफ फैल रही है, बारिश आई तो नीचे यू कैन से हवा भी गिरेगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सी होगी, डेफिनेटली हमारी कोल्ड डाइवर्जिंग एयर। तो जब ये सिंकिंग कोल्ड एयर आगे एडवांस करेगी, व्हाट विल इट इंटरैक्ट विद, इट विल इंटरैक्ट विद द इनकमिंग वार्म एयर। अब ये दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की एयर कभी मिक्स नहीं हो सकती। एयर इन आवर एटमॉस्फेयर बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड, फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नेवर मिक्स। ये दो बलून्स की तरह इंटरैक्ट कर सकती हैं बट मिक्स नहीं होंगी, विच इज वाई यहां पर क्या बनेगा, कोल्ड अग्रेसिव एयर इन्वेडिंग द टेरिटरी ऑफ वार्म एयर। इसको क्या बोलेंगे हम, एक छोटा सा कोल्ड फ्रंट बन गया। इस कोल्ड फ्रंट को हम बोलते हैं गस्ट फ्रंट। गस्ट इज फास्ट मूविंग एयर। कैसे, अभी देखते हैं। ये जितनी भी कोल्ड सिंकिंग एयर है इसके पीछे कन्फाइन होगी, इट इज नॉट कन्फाइंड बिहाइंड द गस्ट फ्रंट। ये इसके पीछे घूमती रहेगी, नीचे गिर के हवा उठेगी, नीचे गिर के हवा उठेगी, गस्ट फ्रंट के पीछे रहेगी। लेट्स टेक टू एग्जांपल्स। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एरिया नॉर्थ इंडिया में ऐसा है जो थोड़ा ड्रायर है, वहां पर कोई नदी नहीं है, कोई रेजर्वॉयर नहीं है, कोई डैम नहीं है, थोड़ा सा एक ड्रायर एरिया है। एंड साथ ही में एक ऐसा एरिया जो नदी के बिल्कुल साथ है, राइट। दोनों एरिया पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का इफेक्ट था, वार्म एयर मास बन रहे थे, लेकिन एक में वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, एक में वाटर अवेलेबिलिटी कम है, राइट। नदी के पास वाला वहां पे आपका क्या है, यू विल हैव अ लॉट ऑफ वाटर टू बी इवेपोरेटेड। अब दोनों में थंडरस्टॉर्म बन रहा है, नेचुरली किस में मॉइस्चर ज्यादा होगा, जो थंडरस्टॉर्म हमारा नदी के पास बन रहा है, राइट। तो जब ये डाउनबर्स्ट होता है, जो नीचे वाली राइजिंग वार्म एयर थी इसका भी एक नेचर आपका, यू कैन से इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। जो नदी के ऊपर थंडरस्टॉर्म बन रहा था उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, लेकिन जो ड्रायर एरिया में बन रहा था उसमें मॉइस्चर कम है। व्हाट डिफरेंस विल दैट मेक, जब ड्रायर एरिया वाले पे डाउनबर्स्ट होएगा, नीचे से राइजिंग वार्म एयर हो सकता है सारे मॉइस्चर को वेपराइज कर दे। आराम से समझो, दुबई में क्या होता है, नॉर्मली कोस्टल एरियाज में क्या होता है, इवन फॉर दैट मैटर नॉर्थ इंडिया में ड्रायर एरियाज में क्या होएगा कि जब थंडरस्टॉर्म आ रहा है, नीचे आइस, हेल, कोल्ड एयर गिर रही है, नीचे से कन्वेक्शन भी तो था ना वार्म एयर, ये वार्म एयर अगर मॉइस्चर कम है तो इस सारे को वेपराइज कर देगी। और जब ये वार्म कोल्ड एयर मिलेगी तो और इवेपोरेशन होगी, क्योंकि क्या है, वो जितना भी हेल वाटर है वो वेपराइज हो गया, तो इस सिंकिंग एयर और कूल डाउन हो जाएगी। बर्फ और पानी गिर रहा है, गर्म हवा लगी, गर्म हवा ने क्या किया, वेपराइज कर दिया। वेपराइज से क्या है, हीट चलेगी तो हवा और ठंडी होगी, तो नीचे क्या गिरेगा, सिर्फ ठंडी हवा। दैट इज कॉल्ड अ ड्राई माइक्रोबर्स्ट। जब ये ड्राई माइक्रोबर्स्ट, सिर्फ हवा गिरेगी नीचे, नीचे गिर के क्या उठाएगी, मिट्टी। ड्रायर एरिया था ना, नीचे से जब हवा गिरेगी बादल के नीचे गिर के फैलेगी तो क्या उठाएगी, मिट्टी। उसको हमने क्या नाम दिया है, आंधी। आंधी का सीजन आने वाला है, आराम से देखना, आंधी की हवा हमेशा ठंडी होगी। बादल फटने से पहले, क्लाउड बर्स्ट से पहले हवा बादल तक जाती है, लेकिन जब आपको ठंडी हवा फील होनी शुरू हो जाए कहीं से, इट मींस डाउन बर्स्ट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, राइट। तो डाउन बर्स्ट क्या करेगा, इट इज गोइंग टू सिंक, वो कोल्ड एयर सिंक करी, मिट्टी उठा दी, बट वो मिट्टी इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्या बन गया, गस्ट फ्रंट। तो इस गस्ट फ्रंट के पीछे क्या बन गया, हमारा एक आंधी का एरिया। यहां पर वो मिट्टी चलती रहेगी, नीचे गिर के उठी हवा, तभी गस्ट फ्रंट बनता है, एंड एक प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। अब ये बादल चलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, अब ये बादल चलेगा। जैसे बादल चलना शुरू होएगा, वी विल ऑब्जर्व अ चेंज कि ये राइजिंग वार्म एयर है, इसका क्या है, नेचुरल एक एंगल बन जाता है टू असेंट,
तो ट्रोपोपॉज में एक तरफ ज्यादा शिफ्ट होगी, एक तरफ कम। वाई? बिकॉज दिस क्लाउड इज एक्चुअली, जो अपड्राफ्ट है आ भी आगे से रहे हैं, इसकी मूवमेंट भी स्टार्ट होगी, तो क्या है, इसका एंगल ये बनता है। विच इज वाई डाउन बर्स्ट के बाद आप आराम से देखना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को आप जब भी देखते हो, एनविल शेप की बात करते हैं ना, एक ही तरफ क्यों क्यू एक्सटेंडेड है, इट इज लाइक दैट ओनली। एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेल भी ऐसे ही कंप्लीट होता है। तो यहां से ट्रोपोपॉज के पास से भी कोल्ड एयर आएगी, ये कोल्ड एयर हमारी पुल होएगी नीचे पूरी, यहां से कोल्ड एयर सिंक हो ही रही है, तो दोनों कोल्ड एयर चल रही है। एक तो डाउन बर्स्ट वाली कोल्ड एयर होगी आपकी, उसके बाद क्या होता है, जब डाउन बर्स्ट हो गया, क्लाउड चल रहा है आपका, ये एक सस्टेन्ड कोल्ड एयर भी आएगी, ट्रोपोपॉज से भी आ रही है, एडियाबैटिक हीटिंग होगी, हवा गिर रही है तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या इसका नेचर इज ऑलरेडी वेरी कोल्ड। अगर तो पोलर वोटेक्स वाली एयर है, कोल्ड फ्रंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन पे बना हो, तो इट इज गोइंग टू कॉज वेरी कोल्ड, -50 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर वो सस्टेन्ड कोल्ड एयर चलती रहेगी। डाउन बर्स्ट के बाद जो ये सस्टेन्ड कोल्ड एयर आएगी, उसको क्या नाम देते हैं, स्क्वॉल। इसीलिए आप किसी भी एरिया में हो, आपको ठंडी हवा पहले आएगी, पहले आंधी महसूस होएगी, फिर तूफान आएगा। विच इज वाई हमारी ओल्ड सेइंग है आंधी तूफान, कि जिस भी एरिया में थंडरस्टॉर्म आएगा, पहले गस्ट फ्रंट के पीछे आपको आंधी फील होगी, फिर कोर ऑफ द क्लाउड के बीच में होगे, वहां पे आएगा तूफान, राइट। सो प्री मॉनसून आर नथिंग बट दीज थंडरस्टॉर्म्स। एंड ये हमने तीनों फैक्टर समझे कि कैसे बनते हैं। यही जो हमारा एक रोटेटिंग विंड सिस्टम है थंडरस्टॉर्म के नीचे, ये जो हमारा एक रोटेटिंग वोटेक्स बन गया, ये नीचे एक बन गया ना रोटेटिंग वोटेक्स, सिंकिंग एयर आई एंड ये क्लाउड के नीचे वोटेक्स बन गया, ये वोटेक्स भी आगे चल रहा है। आगे अनइवनली एरिया वार्म है, सारा सेम वार्म तो नहीं है ना, आगे कन्वेक्शन सपोज इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर कन्वेक्शन ज्यादा है इधर कम है, ये स्पाइरलिंग कॉलम इसके ऊपर जा रहा है, दिस एंटायर स्पाइरलिंग कॉलम कैन बिकम वर्टिकल। जब ये स्पाइरलिंग कॉलम वर्टिकल हो गया तो क्या बन जाएगा, आपका रोटेटिंग वोटेक्स बन गई। रोटेटिंग वोटेक्स क्या करेगी, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की डिटेल्ड वीडियो आई विल मेक इट समटाइम एल्स, बट अभी के लिए थंडरस्टॉर्म का मैकेनिज्म ये है। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया पे अभी बिल्कुल राइट टाइम है फॉर प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स। वी कैन ऑब्जर्व पावरफुल हेवी रेनफॉल ओवर द अरेबियन सी। अरेबियन सी पे ये जो रेनफॉल अभी होने वाली है, ये दिख रहा है होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी बैड फॉर अस। वाई विल इट बी बैड फॉर अस? क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बनता है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो इट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर अस। लेकिन ये जो रेनफॉल यहां पर हो जाएगी, इट मे इवन ट्रिगर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर हियर। वो क्या करेगी, सारा मॉइस्चर वहीं से निकाल के अरेबियन सी पे डाल देगी, उसका डबल नुकसान है। एयर से भी मॉइस्चर गया, पानी भी कूल हो गया, राइट। बट नेवरदलेस जितनी हीट वेव आएंगी, उतना पावरफुल कन्वेक्शन नॉर्थ इंडिया पे लगेगा, उतना पावरफुल पुल फैक्टर लगेगा। सो इन शॉर्ट, अभी तो मॉनसूनल सीजन स्टार्ट हुआ है, बट अभी के लिए गेट रेडी फॉर प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म्स। दैट इज ऑल फॉर दिस वन। टेक केयर।